हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया होगा। आज बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 हम करने वाले हैं। मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, एक पीडीएफ जो आपको गूगल ड्राइव लिंक पर दी हुई है उससे हैंड रिटन नोट्स बनाना, उस टॉपिक के आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था अपनी हैंड रिटन नोटबुक में। आई होप आपने वो कर लिया होगा और फिर आप ये लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में दिया था मेरे बच्चा। जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्या अब हम वो डिस्कस करेंगे? तो अगर आपने इंट्रो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपके लिए बाद में जब आप ये फास्ट ट्रैक पूरा कर चुके होंगे और बाद में अगर आप किसी चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं या किसी के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया है, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को, यानी चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जितने भी एमसीक्यूज हम करने वाले होंगे, वो एक ही लेक्चर, सबसे लास्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। फिर चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर का अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स देखना है तो आप कहां जा सकते हैं, इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर पे देख सकते हैं। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखना चाहते हैं तो वो आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ये पूरा फास्ट ट्रैक देख चुके होंगे और आपको रिवीजन करना होगा क्विक वे में, तो आपको हर चैप्टर की 2 वीडियोस काम आएंगी। एक वन शॉट जो YouTube पर अवेलेबल कराया जाएगा वो आप देखेंगे आपके हैंड रिटन नोट से मैच करता हुआ, और दूसरा आपको उस चैप्टर के एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर जो रिवाइज करने होंगे वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो, यानी अगर ये चैप्टर मान लीजिए 4 लेक्चर में खत्म होता है तो उसका जो भी लास्ट लेक्चर होगा, हो सकता है लेक्चर नंबर 4 हो, तो लेक्चर नंबर 4 आपका वो वाला रहेगा। ठीक है, ओके सर। तो इसी के साथ, इसी बैकग्राउंड के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर एक बार रिवाइज करा दीजिए जो हमने लास्ट पढ़ा था। ओके बेटा, ये नोट्स आपके पास होंगे, गूगल ड्राइव से आपने डाउनलोड कर लिए होंगे और अपनी कॉपी में भी लिख लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एप्लीकेबिलिटी। किसकी बात करते हैं? कहां चला गया वो, सर ने बताया था यहां पे। हां, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किस पर एप्लीकेबल होता है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी जो प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है, इंश्योरेंस कंपनी पर भी लागू होगा, बैंकिंग कंपनी पर भी लागू होगा, ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में है उस पर भी लागू होगा, ऐसी कंपनी जिस पर कोई स्पेशल एक्ट लगता है उस पर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी बेटा, इन सारी चीजों पर क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी बेटा? कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। उसके बाद हमने पढ़ी थी बेटा बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन। सो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड भी इंडिया भी आ जाएगी, बट इट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद हमने बेटा पढ़ी थी सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन। सब्सिडियरी कंपनी कौन सी होती है बेटा? सब्सिडियरी कंपनी पहले तो डिफाइन करी गई है इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी डिफाइन करी गई है इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती है, मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, 2 मेथड से, इन विच होल्डिंग कंपनी या तो कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, या कंट्रोल करती है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। सर कंट्रोल द कॉम्पोजिशन का क्या मतलब था बेटा? कंट्रोल द कॉम्पोजिशन का मतलब था अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है बेटा? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी दूसरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडियरी कंपनीज होती हैं। सो होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी ऑफ विच अदर कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनी, ऑफ विच अदर कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनी। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा एसोसिएट कंपनी की। एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है? एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी क्या होल्ड करती है? सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होल्ड करती है, लेकिन इसमें सब्सिडियरी कंपनी को इंक्लूड
नहीं किया जाता, लेकिन इसमें ज्वाइंट वेंचर कंपनी को इंक्लूड किया जाता है। सो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, इंक्लूड्स अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है बेटा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में दो बातें होती हैं, एक या तो आपके पास टोटल वोटिंग पावर का मिनिमम 20% है, मिनिमम 20% है, या दूसरा किसी एग्रीमेंट की वजह से आपके पास बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेशन आ रहा है। सर क्या यहां पर फिड्यूशियरी कैपेसिटी में जो शेयर्स होल्ड करते हैं उनको काउंट करेंगे या नहीं? तो बेटा इस पे नोटिफिकेशन है कि हमें फिड्यूशियरी कैपेसिटी वाले काउंट नहीं करने होते हैं 20% वाली चेकिंग के लिए। क्लियर है कि सबको? यस और नो? यस सर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम योर हैंड रिटन नोट्स। क्लियर है क्या? ओके सर। चलिए सर फालतू की बातें मत करिए, आगे चलिए। चलो आगे चलते हैं। आज हम अब अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है? लेट्स स्टार्ट विद ठीक है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ठीक है, ओके सर। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है पहले वो समझते हैं। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती। सच में यही डेफिनेशन है। और फिर सर प्राइवेट कंपनी क्या होगी? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं होगी। नहीं, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है बेटा? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी होती हैं। कितनी बातें लिखी होती हैं? जिसके आर्टिकल ऑफ, ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी होती हैं। सर कौन सी 3 बातें? सबसे पहली बात इस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, इस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यानी प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन लगी होती है। शेयर्स का मतलब यहां पर बेटा इक्विटी शेयर्स भी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी है। फिर से सुन लो मेरी बात। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर्स को ट्रांसफर करने पे रेस्ट्रिक्शन है। क्या इशू करने पे रेस्ट्रिक्शन है या ट्रांसफर करने पे? सर शेयर्स को ट्रांसफर। सर इशू और ट्रांसफर में क्या फर्क होता है बेटा? अगर आपकी प्राइवेट कंपनी किसी पर्सन को शेयर दे रही है उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी का कोई शेयर होल्डर अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है, प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपना शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। सो फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर, ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है बेटा, प्राइवेट कंपनी के इशू की बात नहीं हो रही। और सेकंड, क्या डिबेंचर के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है या शेयर्स के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है? तो ध्यान रखना शेयर के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सर कौन सी रेस्ट्रिक्शन है बेटा? लॉ ने वो नहीं बताया कि कौन सी रेस्ट्रिक्शन है। लॉ कह रहा है वो तुम खुद डिसाइड कर लो, बट देयर शुड बी सम रेस्ट्रिक्शन जो आपके ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन आती है बेटा प्राइवेट कंपनी की, मैक्सिमम मेंबर। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं बेटा? 200 हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। यानी 200 से ऊपर मेंबर प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं जा सकते। यह बात कहां लिखी होती है? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। और तीसरी कंडीशन जो आर्टिकल्स में लिखी होती है, दैट इज प्रोहाइबिट द इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। यहां पर एक प्राइवेट कंपनी कभी भी
पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आओ और आकर तुम मेरी सिक्योरिटीज खरीद लो। सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो गया बेटा? सिक्योरिटीज में आपका इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया और आपका डिबेंचर्स भी आ गया। ध्यान से देखो, पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को ना तो इक्विटी शेयर्स दे सकती है, ना तो प्रेफरेंस शेयर्स दे सकती है और ना ही डिबेंचर्स दे सकती है इनवाइट करके कि कोई भी इंसान आओ और हमारे से आकर हमारी सिक्योरिटी खरीद लो। ये रेस्ट्रिक्टेड है या प्रोहाइबिटेड है? बेटा ये प्रोहाइबिटेड है, मतलब प्राइवेट कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा करना चाहती है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट होना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में, उसके बिना वो ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, ओके सर। अब हम इस लाइन को, अभी ये समझ लीजिए, प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी होती हैं। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। क्या मैं ये कह सकता हूं उसके आर्टिकल ऑफ, यानी पब्लिक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 बातें लिखी नहीं होंगी? जो 3 बातें प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी हैं, वो 3 बातें पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं लिखी होंगी। तो क्या मैं इसका रिवर्स कर दूं? यानी पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स को ट्रांसफर करना रेस्ट्रिक्टेड होगा या फ्रीली होगा? क्योंकि पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में यह बात नहीं लिखी है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या आएगा? शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर, बता दो भैया, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब अगर आप किसी पब्लिक कंपनी का शेयर बेचना चाहते हो तो उस पर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा मन करे, जिसे मन करे उसे आप सेल आउट कर सकते हो। दूसरा, यहां पर बेटा प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा था मैक्सिमम नंबर 200 होता है, बट यह बात पब्लिक में, पब्लिक के आर्टिकल्स में, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं लिखी होंगी, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखी होंगी। आप मुझे बताइए, अगर पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में यह बात नहीं लिखी होगी तो उसके मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? जब लिमिट ही नहीं लिखी तो फिर कितने हो गए? पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम मेंबर्स होंगे नो लिमिट। जितने चाहो उतने मैक्सिमम मेंबर्स आप रख सकते हो, उतने मैक्सिमम मेंबर आप रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, यहां पर क्या था? प्रोहाइबिट था इनविटेशन टू पब्लिक, की एक प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती अपनी सिक्योरिटीज का। बट अगर पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में यह बात नहीं लिखी है तो क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा उठा सकती है? पब्लिक को बोल सकती है कि आओ मेरे शेयर्स खरीदो, आओ मेरे डिबेंचर्स खरीदो? द आंसर इज यस। यानी यहां पर बेटा इनविटेशन टू पब्लिक, इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज इज अलाउड, इज अलाउड। आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पब्लिक कंपनी ये काम कर सकती है। आई होप अब आपको इस लाइन का मतलब समझ आ गया होगा कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, मतलब जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 बातें मेंशन नहीं होती। आगे एक और पॉइंट मुझे आपको बताना है जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है। कितने बच्चों को लगता है कि पब्लिक कंपनी का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनी? है कोई यहां पर जिसे लगता होगा कि पब्लिक कंपनी मतलब एक सरकारी कंपनी की बात हो रही है? द आंसर इज नो। बहुत गलत आप सोचते हो सरकारी कंपनी के बारे में, है ना? ध्यान से सुनना। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ओके सर, यहां पर मैं अभी 2 कॉलम बनाकर छोड़ रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं कुछ, ठीक है? सबसे पहले मैंने लिखा
फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बताइए ये प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक? देखो नाम से ही आपको पता चलता है, अगर कंपनी के नाम में प्राइवेट वर्ड लगा हुआ है यानी ये कौन सी कंपनी है बेटा? प्राइवेट कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है बेटा? प्राइवेट कंपनी है। तो यहां पर मैं इसको टिक मार दूंगा, ये पब्लिक कंपनी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये प्राइवेट कंपनी है? इसका मतलब ये है कि इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 कंडीशंस मेंशन है, वो 3 कंडीशन मेंशन है। दूसरा आता है मेरे बच्चा, दूसरा फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड के बाद आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं दिख रहा है, क्या वर्ड दिख रहा है? सिर्फ लिमिटेड दिख रहा है, यानी ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। मुझे बताओ पब्लिक कंपनी है, इसका मतलब क्या है कि इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 बातें नहीं लिखी। नेक्स्ट आती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जिसमें कि अभी मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाई नहीं है, मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा, हो सकता है आज ही पढ़ाऊंगा गवर्नमेंट कंपनी की, बट अभी के लिए आप ये समझ लो, यहां पे लिख देता हूं 70% शेयर्स आर ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 70% शेयर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक? देखो अगेन यहां पर प्राइवेट वर्ड दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये कौन सी कंपनी हो जाएगी बेटा? पब्लिक कंपनी हो जाएगी। पब्लिक कंपनी हो जाएगी, इसका क्या मतलब है? पब्लिक कंपनी हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 बातें, वो जो 3 रेस्ट्रिक्शंस मैंने अभी बताई, रेस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम नंबर और प्रोहिबिट वाली, वो वाली बातें यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट बेटा और कौन से एग्जांपल ले सकते हैं? और एग्जांपल मुझे लगता है लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे इसी से ही। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब ना कई बारी हम लेमैन लैंग्वेज में 2 टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। ये टर्म्स की वजह से आप कंफ्यूज होते हो कि सर मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करता हूं जिसको हम प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं जिसको शॉर्ट में पब्लिक सेक्टर PSU भी बोला जाता है, ठीक है। ओके सर। अब यहां पर देखो, क्या फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड में गवर्नमेंट का रोल है, या इसे यहां पर 2 शेयर होल्डर चलाते हैं जिनका नाम है मिस्टर अलग पांडे और मिस्टर प्रतीक माहेश्वरी? तो ये कंपनी है, तो कंपनीज एक्ट में ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये कौन ओन करता है बेटा? ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के अंदर नहीं आती, ये सरकारी कंपनी नहीं है ना, ये सरकारी कंपनी नहीं है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इसे अदर देन गवर्नमेंट के लोग रन कर रहे हैं, इसे अदर देन गवर्नमेंट के लोग रन कर रहे हैं, इस कंपनी को सरकार नहीं चला रही। नेक्स्ट आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन सी कंपनी थी? सर एक पब्लिक कंपनी है, लेकिन इसे चला कौन रहा है? इसे चला रही है बेटा, क्या सरकार चला रही है या मुकेश अंबानी जी और उनकी फैमिली चला रहे हैं मेनली? सर मुकेश अंबानी। तो ये भी कौन सी कंपनी हो गई बेटा? एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी कहते हैं, क्योंकि यहां पर इसे सरकार नहीं बल्कि कौन चला रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चला रही है। और लास्ट मेरे बच्चा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, लेकिन इसे चला कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेक है तो सारे डिसीजन मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और ऐसी कंपनी को मैं क्या कहूंगा? पब्लिक सेक्टर। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो पब्लिक सेक्टर कंपनी और पब्लिक कंपनी में, और इसीलिए आपको लगता है कि पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी, पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जिसे सरकार चलाती है। नहीं नहीं, जिसे सरकार चलाती है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इसके बारे में हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है ना। इसके लिए हमारे सिलेबस में ये वाला पॉइंट है, पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 बातें मेंशन नहीं है, ठीक है। ओके सर, आई थिंक यू हैव गॉट माय पॉइंट कि आपको कहां कंफ्यूजन होता है। ओके सर, इसके बाद मैं आगे चलना चाहूंगा, नेक्स्ट पॉइंट पर चलना चाहूंगा, दैट इज
मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में कितना होता है, एक बारी देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं, ठीक है। सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं 2 और मैक्सिमम मेंबर कितने चाहिए होते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम होते हैं 7 और मैक्सिमम मेंबर पर कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। ओके सर, लेकिन 200 पर एक स्टार मार्क है। ये जो 200 की काउंटिंग होती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो 200 की काउंटिंग होती है ना, इसमें आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहली बात आपको यह ख्याल रखनी होती है कि ज्वाइंट मेंबर्स, अगर कुछ लोगों ने मिलकर शेयर्स खरीदे हैं तो ज्वाइंट मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, दे विल बी काउंटेड एज 1। एग्जाम्पल लूंगा मैं, डोंट वरी, दे विल बी काउंटेड एज 1। दूसरा, करंट एम्प्लॉइज, अगर आप करंट एम्प्लॉय हो और कंपनी के मेंबर भी हो, अगर आप करंट एम्प्लॉय हो कंपनी के और साथ में मेंबर भी हो, साथ में मेंबर भी हो, यू विल नॉट बी काउंटेड फॉर दिस 200 लिमिट। अगर आप प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय भी हो और प्राइवेट कंपनी के मेंबर भी हो तो इस 200 की गिनती में तुम्हें गिना नहीं जाएगा। क्या तुम्हें उस शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तुम्हें उस शेयर पे वोटिंग राइट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन बस इस 200 की काउंटिंग के लिए तुम्हें काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी तुम्हारे पास जितने भी राइट्स बाकी शेयर होल्डर के पास है ना, एम्प्लॉय, वो तुम्हें मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो राइट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ तुम्हें काउंट नहीं किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट आता है एक्स एम्प्लॉय। थर्ड पॉइंट क्या आता है, एक्स एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय जो कि मेंबर बना था कब, जब वो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में था और बाद में उसने क्या किया, अपनी जॉब छोड़ दी और उसने क्या किया, कंटिन्यू करा है एज अ मेंबर। यानी जॉब तो उसने छोड़ दी लेकिन अपनी शेयर होल्डिंग नहीं छोड़ी। तो इस केस में ऐसे बंदे को भी नॉट बी काउंटेड, नॉट बी काउंटेड। तो ये बातें आपको ख्याल में रखनी है। सर एक एग्जांपल ले ले तो अच्छा होता, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड देन वी विल गो अहेड। हां, लेट्स टेक एग्जांपल। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड। गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है बेटा, ठीक है। ओके सर, इसमें गुरप्रीत एंड नूरा, गुरप्रीत एंड नूरा के पास 1000 शेयर्स हैं। गुरप्रीत एंड नूरा के पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं। ये लोग ज्वाइंटली शेयर्स को होल्ड करते हैं, फर्स्ट। सेकंड, नितिन सर, जसमीत सर एंड सुनील सर, ये लोग मिलकर कंपनी के 3000 शेयर्स होल्ड करते हैं, 3000 शेयर होल्ड करते हैं। नेक्स्ट, राजू जो कि करंट एम्प्लॉय है कंपनी का, जो कि करंट एम्प्लॉय है कंपनी का, इसके पास कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं। फोर्थ, राहुल जिसके पास, जो कि एक्स एम्प्लॉय है, एक्स एम्प्लॉय है, इसके पास कंपनी के 7,000 शेयर्स हैं। इसके पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं भैया, 7,000 शेयर्स हैं राहुल के पास। और ये शेयर्स उसे कब मिले थे, व्हेन ही वाज इन जॉब, व्हेन ही वाज इन एम्प्लॉयमेंट। ये शेयर्स उसे तब मिले थे जब वो
कंपनी का एम्प्लॉय था। ठीक है सर। नेक्स्ट 5, 1 सेकेंड, चलिए 197 मेंबर्स और हैं इस कंपनी में, 197 मेंबर्स और हैं, अदर मेंबर्स हैं इन लोगों के अलावा। तो आपको बताना है कि 200 की काउंटिंग के हिसाब से ये कितने मेंबर्स इस कंपनी में, अगर आप 200 की काउंटिंग करोगे तो मुझे बताओ गुरप्रीत और नूरा मैम को कितना मानोगे, 1 या 2? सर 1 काउंट होंगे क्योंकि वो लोग ज्वाइंट शेयर होल्डर हैं। तो गुरप्रीत एंड नूरा है तो 2, गुरप्रीत और नूरा मैम है तो 2 जस्म, लेकिन उन्हें 1 जान माना जाएगा, है ना। तो यहां पर उन्हें क्या काउंट किया जाएगा, 1 मेंबर काउंट किया जाएगा। सेकंड, नितिन सर, जसमीत सर, सुनील सर, ये भी ज्वाइंट मेंबर्स हैं, इनको कैसे काउंट करूं, नितिन सर, जसमीत सर एंड सुनील सर। सर इनको भी, क्योंकि ये ज्वाइंट मेंबर्स हैं, इनको भी 1 मेंबर काउंट किया जाएगा। राजू जो कि करंट एम्प्लॉय है, काउंट होगा या नहीं होगा, 0, राजू को काउंट नहीं करना। राहुल जो कि एक्स एम्प्लॉय है, राहुल जो कि एक्स एम्प्लॉय है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसको शेयर्स कब मिले थे, जब वो एम्प्लॉय था या एम्प्लॉय बनने के बाद, जब वो एम्प्लॉय था तब। अगर उसे एम्प्लॉय बनने के बाद मिले होते ना, मतलब वो एम्प्लॉय छोड़ चुका होता, मतलब एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुका होता और उसके बाद अगर वो कंपनी का मेंबर बनता तो मैं उसे काउंट कर लेता, और बाकी 197 को तो काउंट कर ही लेंगे। अदर मेंबर्स में कुछ अलग से नहीं बताया तो हम इन्हें काउंट कर लेंगे 197। तो 197, 188, 199, तो इस कंपनी में टोटल मेंबर्स क्या है, 199 मेंबर्स हैं। क्या ये विद इन द लिमिट ऑफ 200 है? यस, 200 की लिमिट में आते हैं। यस, 200 की लिमिट में आते हैं। क्लियर है सबको? आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, यस सर, सारे पॉइंट हमें क्लियर हो गए। नेक्स्ट एक और तरह की कंपनी आती है जो कि प्राइवेट कंपनी का ही एक अलग टाइप है, जिसको हम बोलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इस पर डिटेल डिस्कशन होगा। बस अभी के लिए इतना सुन लो कि 1 पर्सन कंपनी एक तरह की क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। इसमें क्या होता है, मिनिमम मेंबर 1 और मैक्सिमम मेंबर भी 1 होता है। ये वो कंपनी है जिसमें मिनिमम मेंबर भी 1 होता है और मैक्सिमम मेंबर भी 1 ही होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, और 1 पर्सन कंपनी एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब है इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी वो 3 बातें लिखी होती है। कौन सी 3 बातें लिखी होंगी, कोई सोच के बता सकता है? सबसे पहली बात, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसमें भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन होगा। यहां पर भी मैक्सिमम लिमिट, मुझे बताओ नॉर्मली प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में मैक्सिमम लिमिट कितनी लिखी होती है, मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट कितनी लिखी होती है? सर मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट लिखी होती है 200। लेकिन 1 पर्सन कंपनी में अगर मैक्सिमम मेंबर 1 है तो आर्टिकल्स में मैक्सिमम मेंबर 2 लिखा होगा या 1 लिखा होगा? सर 1 लिखा होगा। और थर्ड, इसका भी वही कंडीशन लिखी होगी, प्रोहाइबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, प्रोहाइबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, पॉइंट ये आता है कि सर मिनिमम पेड अप कैपिटल, अगर मैं यहां पर बनाऊं मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी में कितनी होनी चाहिए? एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए जो पे कर चुके होंगे शेयर होल्डर? पब्लिक कंपनी में कितनी होनी चाहिए और 1 पर्सन कंपनी में कितनी होनी चाहिए? क्या आप गैस कर सकते हो? सर हम क्यों गैस करेंगे, हमने पैसा दिया है, फटाफट से पढ़ा दो, गैसिंग वर्क करने नहीं आया हूं। बेटा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होती है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी
प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का इस लाइन का मतलब होता है कि कंपनी के रूल्स, कंपनीज एक्ट के अंदर जो रूल्स बने हैं वहां जाकर पढ़ लेना। पब्लिक कंपनी में कितनी है? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जितनी रूल्स में प्रिस्क्राइब है। और वन पर्सन कंपनी में कितनी है बेटा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अरे सर लेकिन प्रिस्क्राइब कितनी है? बेटा अभी तक गवर्नमेंट ने नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी इन रूल्स नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड। इन्होंने एक्ट में तो लिख दिया कि रूल्स में हम जितनी बताएंगे उतनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, बट रूल्स जब हम जाकर खोलते हैं तो वहां पर प्रिस्क्राइब नहीं करी हुई, नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड। यानी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? जितना मन करे उतनी कैपिटल से खोलो, कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है। क्लियर है क्या सबको? यस सर। चलिए सर फिर बुक से पढ़ा दीजिए फटाफट से, नोट से। यस बेटा फटाफट से नोट से पढ़ेंगे। तो देखो सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होती है? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब रूल्स में देख लो, और जब रूल्स खोलकर देखे तो कुछ नहीं लिखा है। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, जिसके आर्टिकल में, यहां पर आर्टिकल्स का मतलब क्या है? एओए, जिसके आर्टिकल्स में तीन बातें लिखी हैं। पहली बात, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, मतलब आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर तो कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके, उसको कंप्लाई करके। सेकंड, एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी, एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आपके मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। यहां पर एक्सेप्ट ओपीसी क्यों लिखा है? बिकॉज ओपीसी के केस में मैक्सिमम मेंबर सिर्फ एक होता है। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन, प्रोहाइबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को जाकर पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती कि मेरे शेयर्स, मेरे डिबेंचर्स, मेरे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स खरीद लो। और स्पेशल नोट, काउंटिंग ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की ये जो 200 की लिमिट है, प्राइवेट कंपनी की ये जो 200 की लिमिट है, इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डिंग, अगर आप एक ज्वाइंट होल्डर हो, यानी वन और मोर मेंबर्स कंबाइंड होकर शेयर्स खरीदते हैं, तो दे विल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, उन्हें वन मेंबर काउंट किया जाएगा। फॉलोइंग पर्सन शॉल नॉट बी इंक्लूडेड इन नंबर ऑफ मेंबर्स, जब आप मेंबर्स की काउंटिंग करोगे 200 की, तो इन लोगों को काउंट मत करना, सिर्फ काउंट नहीं करना है। क्या राइट्स सारे मिलेंगे? बेटा राइट्स तो सारे मिलेंगे। सो पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, पर्सन हु आर इन दी, यानी किसकी बात कर रहे हैं? लॉ ना शॉर्ट में नहीं लिखेगा करंट एम्प्लॉयज, लॉ लिखेगा पर्सन्स हु आर, प्रेजेंट टेंस लगा रहा है ना, हु आर इन दी एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, यानी करंट एम्प्लॉयज। और फॉर्मर मतलब एक्स एम्प्लॉयज कंपनी, जो कब मेंबर्स बने थे? जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, और उन्होंने कंटिन्यू किया है एज अ मेंबर आफ्टर दी एम्प्लॉयमेंट सीज, जब उन्होंने जॉब छोड़ दी, उसके बाद जॉब तो छूट गई, एम्प्लॉय तो वो नहीं रहे, लेकिन एज अ मेंबर उन्होंने कंटिन्यू किया है, एज अ मेंबर उन्होंने कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है बेटा? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होती है जितनी रूल्स में प्रिस्क्राइब करी है, बट रूल्स में मेरे बच्चा कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करा। नेक्स्ट, हो एक नया पॉइंट आया, ये मैं अभी के लिए अभी बताता हूं, 2 सेकंड रुकना। नेक्स्ट, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, विच हैज, जिसका मेंबर कितने हैं? एक ही पर्सन मेंबर है, एक ही पर्सन उस कंपनी का मेंबर है, ऐसी कंपनी को वन पर्सन कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अब एक पॉइंट मैंने स्टार मार्क कराया है, इसे समझ लेंगे। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट बेटा ये कहना चाहता है
कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट को समझाने से पहले थोड़ा सा बेस और बना देता हूं, तब आप समझ पाओगे। थोड़ा सा बेस, मान लीजिए कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है? कंपनीज एक्ट में सर हमने पढ़ा था 470 सेक्शन के आसपास है, क्योंकि लास्ट सेक्शन 470 है, एक्चुअली में थोड़े ज्यादा कम भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे ज्यादा कम क्यों होते हैं, बट अभी के लिए हम यही मान के चलेंगे 470 सेक्शन। अब यहां पर मेरे बच्चा, यहां पर, ठीक है, क्या होता है कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, अगर आप कौन हो? प्राइवेट कंपनी हो, और अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, आपको क्या लगता है किस पर सरकार की नजरें ज्यादा होंगी, किस पर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाती होगी गवर्नमेंट? पब्लिक कंपनी पर या प्राइवेट कंपनी पर? कौन सी कंपनी में सरकार जो है ज्यादा रेस्ट्रिक्शन दिखाती होगी, ज्यादा उसको कहती होगी, पकड़ कर रखना चाहती होगी? क्योंकि अगर वहां गड़बड़ हुई तो बहुत नुकसान हो सकता है बेटा। नॉर्मली प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो होती है वो लेस रेस्ट्रिक्शंस होती है, मतलब लेस कंप्लायंस होता है। इन्हें 470 के 400 सेक्शन अप्लाई नहीं होते हैं, लेस कंप्लायंस होता है, इन पर सरकार ज्यादा नजर नहीं रखती। कह रही है कोई बात नहीं, है ना, जितना हम लगा, लेकिन पब्लिक कंपनी को नहीं छोड़ दी। पब्लिक कंपनी पे बेटा मोर कंप्लायंस होता है। सर कंप्लायंस मतलब कितना ज्यादा सेक्शन उनको लागू करे जा रहे हैं, बिकॉज जितने ज्यादा सेक्शन होंगे उतना ज्यादा उन्हें लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, कई सारे सेक्शन के अंदर लिखा होगा ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी पे नहीं होता। यानी वो सेक्शन, अगर आपने एक प्राइवेट कंपनी खोली है तो आपको वो सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, वेल एंड गुड है सर, अंडरस्टूड। आप इससे कहना क्या चाहते हो? मैं इससे ये कहना चाहता हूं कि पब्लिक कंपनी में ना गवर्नमेंट की नजरें ज्यादा होती है। सर गवर्नमेंट उस पर ज्यादा नजर रखती है, प्राइवेट कंपनी पर जो है ज्यादा नजर नहीं रखती। सर ये नजर कौन रखता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है एमसीए। कौन नजर रखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स के पास बेटा इतना टाइम नहीं है कि वो सारी कंपनियों पर नजर रखे, और इसलिए एमसीए ने क्या करा है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या रखे हुए हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रखे हुए हैं, जिनको हम शॉर्ट में आरओसी भी बोल सकते हैं, या कंपनीज एक्ट में उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? रजिस्ट्रार। तो अगर कहीं पर भी आपको एक्ट में रजिस्ट्रार वर्ड नजर आता है, कहीं पर भी अगर आपको एक्ट में रजिस्ट्रार वर्ड नजर आता है मेरे बच्चा, तो आप समझ लेना वो आरओसी की बात कर रहा है। तो नजर कौन रख रहा है बेटा कंपनियों पर? मेनली आरओसी नजर रखता है। सर कैसे नजर रखता है? जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आरओसी को हर कंपनी के बारे में कैसे पता रहता है। ठीक है, ओके सर। अब एमसीए और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अब एमसीए क्या करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहता है यार इतने सारे आरओसी रख दिए, इन पर नजर रखने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया? बीच में एक और बंदे को रखा हुआ है, रीजनल डायरेक्टर। यानी कंपनियों पर नजर रखी हुई है आरओसी ने, आरओसी पर नजर रखी हुई है रीजनल डायरेक्टर में, और रीजनल डायरेक्टर पर नजर रखी हुई है एमसीए ने। और एमसीए क्या है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक मिनिस्ट्री है। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। वो कह रहे हैं आप एक पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, आपकी एक सब्सिडियरी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है। ध्यान से सुनना, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? सब्सिडियरी है, और पब्लिक कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी है। पब्लिक कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहां पर मेरे बच्चा इस केस में मुझे बताओ ज्यादा नजर किस पर रखी होगी? सर पब्लिक कंपनी पर ज्यादा नजरें हैं। यस और नो? यानी उसको ज्यादा लॉ फॉलो करना पड़ता है एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी को ठीक है, सब्सिडियरी है, उसको कम लॉ फॉलो करना पड़ रहा है।
तो आपको नहीं लगता कि यहां पर जो पैसा आया होगा वो अल्टीमेटली यहां प्राइवेट कंपनी में चला गया और अब गवर्नमेंट को इस कंपनी पर भी ज्यादा नजरें रखनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लग रहा है या नहीं? इस पर तो ज्यादा नजरें हैं, बट ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, क्या ऐसी कंपनी में ज्यादा नजर रखनी चाहिए या कम? सर इस पे तो ज्यादा नजर रखनी चाहिए। जैसे हम एक पब्लिक कंपनी पर नजर रखते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट को लगा कि हमें इस पब्लिक कंपनी की सारी सब्सिडरीज पर नजर रखनी चाहिए, यानी उस पे कंप्लायंस ज्यादा रखना चाहिए। तो लॉ ने कहा प्राइवेट कंपनी है, इसका मतलब क्या है बताओ फिर से। प्राइवेट कंपनी है मतलब इसके आर्टिकल्स में वो 3 बातें लिखी हैं, ठीक है, इसके आर्टिकल्स में वो 3 बातें लिखी हैं। बट अगर पब्लिक कंपनी है इसका मतलब क्या है, इसके आर्टिकल में वो 3 बातें नहीं लिखी हैं। यहां तक तो बेसिक्स तो क्लियर है ना? यस सर। लॉ कह रहा है हम मानते हैं कि तुम एक प्राइवेट कंपनी हो क्योंकि तुम्हारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 बातें लिखी हैं, लेकिन क्योंकि तुम एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो तो इस एक्ट के लिए हम तुम्हें क्या मानेंगे? डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे। डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे। सर इसका क्या मतलब होता है? मतलब गवर्नमेंट इस पर वो एक्ट ऐसे लगाएगी जैसे कि ये प्राइवेट कंपनी नहीं पब्लिक कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सेक्शन में लिखा हुआ है कि मैं प्राइवेट कंपनियों पर लागू नहीं होता, मैं पब्लिक कंपनियों पर लागू होता हूं, ऐसा एक सेक्शन में लिखा हुआ है। अब यह कंपनी आपके पास आती है और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो, आपसे एडवाइस मांग रही है कि सर क्या मुझे यह सेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं, क्योंकि एक्ट में तो लिखा हुआ है कि यह सेक्शन प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होता। तो आप उसे यह एडवाइस करेंगे कि वैसे तो यह प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होता, लेकिन तुमने एक गुनाह किया हुआ है। कह रही क्या गुनाह किया है? प्राइवेट कंपनी क्योंकि तुम एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, इसीलिए लॉ की नजरों में तुम्हें पब्लिक कंपनी की नजर से देखा जाता है और तुम्हें यह सेक्शन क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। मतलब तुम्हें प्राइवेट कंपनी वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो यही बात बेटा यहां पर लिखी हुई है कि सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर आप एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो हम मान लेंगे कि आप एक पब्लिक कंपनी हो फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इवन का मतलब होता है भले ही, तो तुम भले ही वो सब्सिडरी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 बातें, भले ही आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 बातें लिखी हो, बट इस एक्ट के लिए तुम पर ऐसे नजरें रखी जाएंगी, तुम पर ऐसे लॉ लगाया जाएगा जैसे कि तुम एक प्राइवेट कंपनी नहीं पब्लिक कंपनी हो। अब आपका एक डाउट आएगा सर कि सर मतलब अगर मैं एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हूं तो क्या मैं पब्लिक को ऑफर कर सकती हूं? नहीं कर सकते। लेकिन सर अभी तो आपने कहा पब्लिक कंपनी मानेंगे। बेटा आप पर रेस्ट्रिक्शंस तो पब्लिक कंपनी वाली लगाई जाएंगी, लेकिन बेनिफिट्स आपको नहीं देंगे। यानी आपको अगर पब्लिक को इनवाइट करना है तो आपको पहले कन्वर्ट ही करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, ओके सर, चलिए यहां तक हो गया। यस सर, तो हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया, पब्लिक कंपनी पढ़ लिया, 1% कंपनी पढ़ लिया। 1% कंपनी का भी टॉपिक और डिटेल में आएगा, उसकी डिटेल हम लोग चैप्टर 2 में कवर करेंगे। बट अभी के लिए इतना बस समझ लो कि 1% कंपनी एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है और 1% कंपनी मतलब मिनिमम मेंबर भी 1 और मैक्सिमम मेंबर भी 1 होता है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा कंपनी की मेंबर्स की। मुझे बताओ, हमने एक फीचर पढ़ा था कंपनी की मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। गलत पढ़ाया था बेटा मैंने। गलत पढ़ा दिया सर आपने तो। अभी तो सर ज्यादा लेक्चर्स भी नहीं हुए, अभी से ही आप हमारा कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो। आपने तो कहा था कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की। मेरे बच्चा लिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट एक्चुअली में आपको चेक करना होता है आपकी कंपनी कौन सी है। नॉर्मली मेंबर्स की जो लायबिलिटी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है,
लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको हम अनलिमिटेड कंपनी भी कहते हैं, ठीक है। या आपकी कंपनी जो है अनलिमिटेड कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट नहीं है। ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस केस में हम क्या निकालने वाले हैं, मेंबर्स की लायबिलिटी। देखो तीनों ही केस में कंपनी की लायबिलिटी क्या है, इस केस में कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इस केस में कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इस केस में भी कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब है कि कंपनी के उधार चुकाने में कंपनी के सारे एसेट बिक जाते हैं, भले ही आप कौन सी भी टाइप की कंपनी हो। लेकिन जब मैं बात करता हूं मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, तो इस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, इस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, और इस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी। क्लियर है क्या सबको, यस और नो? ठीक है। तो यहां पर सर हमें कैसे पता चलता है कि ये कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड? तो बेटा अगर आपको किसी भी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी जाननी है कि वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, तो उसके लिए आप कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें एक क्लॉज आता है लायबिलिटी क्लॉज। मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपीज अगले चैप्टर में दिखाऊंगा खोल के, डोंट वरी कि वो कैसे दिखते हैं। उसमें एक लायबिलिटी क्लॉज आता है, उसमें मेंशन होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। तो उससे आप पता कर सकते हो, उससे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी। सर दिख नहीं रहा है, आप आगे आगे, अरे यार बता दिया करो ना यार कि थोड़ा नहीं दिख रहा है, बता दिया करो, शर्माया मत करो। सर रिकॉर्डेड में कैसे बता दो? जीनियस हो बेटा तुम, जीनियस। यहां क्या कर रहे हो क्लास में? चलिए ओके सर, तो आइए यहां पर, यानी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये कहां पता चलता है? ये पता चलता है हमें, कहां पता चलता है यार? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखकर, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कौन से क्लॉज में? लायबिलिटी क्लॉज देखकर हमें पता चलता है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं मेरे बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि हमने बोल तो दिया, मैं आपको अगर डिफरेंस बनाकर दिखाऊं, तू आना ना पिया, ऐसा था क्या कुछ? पता नहीं यार, गाने, यार तुम गाने वाने नहीं गाते हो यार रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ना, यही दिक्कत है। चलो सुनो मेरी बात। लिमिटेड बाय, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड अनलिमिटेड कंपनी, एंड क्या? अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है। यहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? देखो तीनों ही केस में कंपनी की लायबिलिटी क्या है बेटा? अनलिमिटेड, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड। ये बात मुझे अच्छी लगी सर आपकी। कौन सी बात बेटा? मैंने तो कोई बात करी ही नहीं, बस यही बात। एक कौन सी? और मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, मेंबर्स की लायबिलिटी, ओहो कंपनी लिख दिया वापस, ओहो। अच्छा मेरी राइटिंग ठीक हो गई कि नहीं? पहले से बहुत मेहनत करी है मैंने आपके बैच के लिए राइटिंग को बेटर करने की। बहुत बच्चे मुझे डांटते थे, सर आपकी राइटिंग एकदम मतलब फुद्दू राइटिंग है, फुद्दू कह देते थे। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, ओके सर। ओहो हो सर, लिमिटेड क्यों लिख दिया? रात को सोई नहीं हो क्या? अनलिमिटेड होती है, यही तो डिफरेंस होता है। ओके सर, वेरी गुड। अब यहां पर बेटा मेंबर्स की लायबिलिटी जीरो है या लिमिटेड है? कई बच्चों को लगता है मेंबर्स की लायबिलिटी है ही नहीं। बेटा पहले केस में मेंबर्स की लायबिलिटी है, मेंबर्स की लायबिलिटी है लेकिन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, जीरो नहीं है। जीरो मत समझना। सर कितनी लायबिलिटी होती है बेटा? यहां पर लिमिटेड होती है, जितना पैसा शेयर्स पे देना बाकी रह गया उतने तक लिमिट होती है, यानी अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स पर जितना पैसा
देना बाकी है, सिर्फ उतना ही पैसा शेयर होल्डर से मंगाया जा सकता है, उससे ज्यादा पैसा मंगाया नहीं जा सकता। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड और यहां पर रामू एक शेयर होल्डर है जिसने एक शेयर लिया हुआ है कंपनी का, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, जिस पे उसने पे कर रखा है 8 रुपए। तो अब अगर कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है और पैसा कम पड़ रहा है, कंपनी के सारे एसेट्स बेचकर भी इन क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दिया जा रहा, तो कंपनी रामू से और कितना पैसा मंगा सकती है? मैक्सिमम रामू से सिर्फ 2 रुपया मंगाया जा सकता है, क्योंकि उसका शेयर पर 2 रुपया ही देना बाकी था। अब आपका एक डाउट आएगा, सर अगर रामू ने पहले से 10 रुपए दे रखे होते तो कितना मंगाते? बेटा अगर उसने पूरा पैसा दे दिया तो शेयर्स पर अनपेड कितना है? कुछ भी नहीं, तो फिर आप रामू से कुछ भी नहीं मंगा सकते। अच्छा सर फिर क्रेडिटर्स का तो लॉस हो जाएगा। बिल्कुल लॉस हो जाएगा। तो ये तो क्रेडिटर्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्हें पहले से ही पता था ना कि वो ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा यहां पर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ध्यान रखना, यहां पर भी जीरो नहीं होती है, लिमिटेड होती है। बट कितना? जितना अमाउंट उन्होंने गारंटी दी होती है, जितने अमाउंट की उन्होंने गारंटी दी होती है इन एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने पैसे की उन्होंने गारंटी दी हुई है उतना। और ध्यान रखना यह पैसा कंपनी कब मंगा सकती है? ओनली ऑन वाइंडिंग अप। ओनली ऑन, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है और पैसा कम पड़ जाता है, सिर्फ उस केस में शेयर होल्डर से यहां पर गारंटी वाला अमाउंट मंगाया जा सकता है। यहां पर गारंटी वाला अमाउंट मंगाया जा सकता है, बाकी किसी केस में कंपनी पैसा नहीं मंगा सकती। जैसे शेयर वाली कंपनी में ना आप पैसा जरूरी नहीं है वाइंडिंग अप में मंगाओ, आप कंपनी चल रही थी वाइंडिंग अप में नहीं गई तब भी मंगा सकती है। बट गारंटी वाली कंपनी के केस में पैसा सिर्फ और सिर्फ कब मंगाया जाता है? जब वो वाइंडिंग अप में चली जाती है। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक शेयर होल्डर है, या शेयर होल्डर नहीं कहेंगे, यहां पर हम शेयर होल्डर नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो मान के चल रहे हैं कि उस कंपनी में शेयर नहीं है, तो यहां पर राजू को सिर्फ हम मेंबर बोलेंगे। वी कैन नॉट कॉल हिम शेयर होल्डर बिकॉज कंपनी में तो शेयर है ही नहीं ना, ठीक है। और उसने मेमोरेंडम में 5 लाख रुपए की गारंटी दी थी। कितनी गारंटी दी थी? 5 लाख रुपए की गारंटी दे रखी थी। और ये कंपनी का नाम है मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और भी शेयर होल्डर है, मैं सिर्फ एक शेयर होल्डर का एग्जांपल लेकर बता रहा हूं। तो राजू मेंबर है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, ओके सर। सो राजू मेंबर 5 लाख, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी चली गई है वाइंडिंग अप में, और वाइंडिंग अप में बेटा क्रेडिटर्स को अभी भी सारे एसेट बेच के हमने सारे क्रेडिटर्स को दे दिया, बट अभी भी बेटा पैसा कम पड़ गया है, कुछ पैसा कम पड़ गया। तो राजू से ये कंपनी मैक्सिमम कितना मंगा सकती है? 5 लाख रुपए। भले ही राजू की करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों ना होने दो, लेकिन मैक्सिमम पैसा उससे बस 5 लाख रुपए मंगाया जा सकता है, इससे ज्यादा पैसा उससे मंगाया नहीं जा सकता। क्लियर है क्या सबको ये पॉइंट? यस और नो? यस और नो? यस सर, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट आता है बेटा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड के केस में क्या होता है बेटा? मेंबर से मान लो एक कंपनी के एसेट हैं 100 करोड़ के, उसकी लाइबिलिटीज हैं 200 करोड़ की, तो कितना शॉर्टफॉल हो गया? कितना शॉर्टफॉल हो गया सर? शॉर्टफॉल हो गया इसमें 100 करोड़ रुपए शॉर्टफॉल हो गया, कम पड़ गया। और मान लीजिए इसमें 2 मेंबर्स हैं ए और बी। कितने मेंबर्स हैं? ए और बी। ए के पर्सनल एसेट हैं 30 करोड़ के, मतलब उसका घर, उसकी गाड़ी सब मिलाकर। बी के पर्सनल एसेट हैं 40 करोड़ रुपए के, उसका घर, गाड़ी सब, सोना वोना सब मिलाकर। अब यहां पर बेटा जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी से 100 करोड़ मांगेंगे। क्रेडिटर्स डायरेक्टली शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगते, चाहे अनलिमिटेड कंपनी क्यों ना हो। ध्यान रखना,
क्रेडिटर्स किससे पैसा मांगेंगे? क्रेडिटर्स कंपनी से पैसा मांगेंगे और कंपनी कहेगी ये 100 करोड़ कम पड़ा है, ये किससे मांगेगी? ए और बी से मांगेगी। तो ए अपना सब कुछ बेचकर मैक्सिमम कितने देगा? पूरे के पूरे 30 करोड़ दे देगा और बी मैक्सिमम कितने देगा? 40 करोड़। यानी ये दोनों आ जाएंगे बेटा रोड पे, ये दोनों क्या आ जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे। सर लेकिन अभी भी तो 30 करोड़ पड़ा, कम पड़ गया ना। पड़ गया तो पड़ गया। हमने सिर्फ हमने ये थोड़ी गारंटी दी थी कि क्रेडिटर्स का पूरा पैसा देंगे। हमने ये कहा था कि मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी अगर मेंबर्स का सब कुछ बेच के जितना पैसा आएगा उतना तुम्हें दिलवा देंगे। वो हमने करवा दिया। ये देखो भाई, अब ए और बी दो शेयर होल्डर से उनका सब कुछ बिक गया। अब बाकी का पैसा कहां से देंगे? वो नहीं दे पाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे। तो क्रेडिटर्स तुम्हारा अभी भी 30 करोड़ अगर लॉस है तो वो तुम्हारा लॉस हो गया। अनलिमिटेड कंपनी में भी लॉस हो सकता है अगर जो शेयर होल्डर्स के खुद के पर्सनल एसेट इनफ नहीं है वो पैसा देने के लिए। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यस सर, एकदम क्लियर है सर। क्या बताते हो आप? सर मैं तो आपका फैन हो गया हूं सर, मैं आपकी लेक्चर 4x पे देखना चाहता हूं सर, मुझे ऑप्शन दिलवा दो सर। 2x के ऑप्शन पे मजा नहीं आता। चलिए आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी होती है? कंपनी लिमिटेड बाय अ गारंटी मींस अ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यह बात कहां लिखी होती है? बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब MOA में कंपनी की यह बात लिखी होती है। कितने अमाउंट तक लिमिटेड होती है? टू सच अमाउंट, उतने अमाउंट तक की आपकी लायबिलिटी होगी जितना मेंबर्स ने रिस्पेक्टिवली, यानी वहां पर गारंटी दी है। अंडरटेक का मतलब है जितने पैसों की उन्होंने मेमोरेंडम में क्या दी है? गारंटी दी है टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। लेकिन ये पैसा वो कब लेकर आएंगे बेटा? ओनली इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। जब कंपनी वाउंड अप होगी ना, सिर्फ वाउंडिंग अप के केस में वो पैसा लेकर आएंगे, उसी की बात कर रहा है। उससे पहले इन लोगों से पैसा नहीं। और वो भी कब लाएंगे? अगर वाउंडिंग अप में पैसा कम पड़ा तो ये लोग पैसा लेकर आते। अगर पैसा कम नहीं पड़ा तो ये लोग पैसा गारंटी का भी लेकर नहीं आते। नेक्स्ट आता है बेटा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सो मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। बट कितनी, कहां बात लिखी हुई है? अगेन ये बात भी कहां लिखी हुई है बेटा? मेमोरेंडम में लिखी हुई है। सर कितनी लिमिटेड है? अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन दी शेयर्स, यानी शेयर्स पर जितना पैसा अनपेड रह गया है जो वो होल्ड करते हैं उतना पैसा बस इनसे मंगाया जा सकता है, उसके अलावा कोई पैसा मंगाया नहीं जा सकता। फिर आता है बेटा अनलिमिटेड कंपनी। आहा ब्यूटीफुल। अनलिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट नहीं होती, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड। सर एक दिन में कितना पढ़ा देते हो बेटा? फास्ट ट्रैक में ज्यादा पढ़ा देते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड भी होता है। रेगुलर में तो तुम ये मान लो कि अगर ये रेगुलर बैच चल रहा होता तो अभी तक सिर्फ हम लोग वहीं पढ़े होते हैं, होल्डिंग सब्सिडियरी चल रहा होता। आज भी इतना स्लो चलता है वहां। चलो मामला अच्छा सुनो, नेक्स्ट पॉइंट सुनेंगे, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड। ध्यान से सुनना। देखो पब्लिक कंपनी, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी बेटा दो रास्तों से पैसा उठा सकती है। पब्लिक कंपनी दो रास्तों से पैसा उठा सकती है। हम आगे जाकर और पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जो मैं सुन रहा हूं बस उतना समझ लेना। थर्ड चैप्टर में जाकर आपको थोड़ी और क्लैरिटी इस बात पे आ जाएगी। ठीक है, पब्लिक कंपनी दो रास्तों से पैसा उठा सकती है। एक होता है पब्लिक ऑफर और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। एक क्या होता है बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट। सो दो तरीके हैं बेटा। अगर पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज देकर पैसा देना चाहती है, यानी अपने शेयर या डिबेंचर लोगों को देकर पैसा उठाना चाहती है, तो उसके दो रास्ते हैं, पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, ओके सर। प्राइवेट कंपनी के पास भी अगर हम देखेंगे तो क्या प्राइवेट कंपनी अपनी सिक्योरिटीज का पब्लिक ऑफर ला सकती है? अभी हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ के आए, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। नहीं सर, नहीं कर सकती। पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में मेंशन हुई भी थर्ड बात क्या कहती थी?
प्रोहाइबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटी, और इसीलिए प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं कर सकती। बट प्राइवेट कंपनी यानी अपनी जो सिक्योरिटीज इशू करती हैं वो किससे इशू करती हैं, किससे इशू करती हैं? उनके पास मेथड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। सर प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है? बेटा चैप्टर 3 में आएगा, पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत देर डिस्कशन होगा, डोंट वरी। बट अभी के लिए समझ लो कि पब्लिक ऑफर के अलावा दूसरा रास्ता प्राइवेट प्लेसमेंट है। अब पब्लिक ऑफर के केस में लॉ कहता है कि अगर कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर से अपनी सिक्योरिटीज दे रही है, अगर कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर से अपनी क्या दे रही है, सिक्योरिटीज दे रही है, तो उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसको मैंडेटरी है, क्या है? मैंडेटरी है कि उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपनी सिक्योरिटीज क्या करानी पड़ेंगी? लिस्ट करानी पड़ेंगी। ये क्या है? मैंडेटरी है। अच्छा बताओ, लिस्ट अगर मैं अपना शेयर या डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा देता हूं तो उससे क्या होता है? पता है आपको लिस्टिंग से क्या होता है? लिस्टिंग से सिर्फ यह फायदा होता है कि उसको खरीदना बेचना बहुत आसान हो जाता है। ऐसी कंपनी के शेयर्स अगर लिस्ट होते हैं या डिबेंचर्स अगर लिस्ट हो जाते हैं तो उन्हें हमें सेलर को बायर ढूंढने में टाइम नहीं लगता और बायर को सेलर ढूंढने में टाइम नहीं लगता। बहुत जल्दी मेरे बच्चा क्या मिल जाते हैं हमें? सेलर बायर मिल जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट और इजीली हम खरीद सकते हैं। ठीक है, ओके सर। लेकिन अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आते हो, ध्यान से सुनना, प्राइवेट प्लेसमेंट आप किसका ला सकते हो? या तो आप ला सकते हो इक्विटी शेयर्स का, आप पैसा उठा सकते हो, पब्लिक ऑफर नहीं, आपने अपने प्राइवेट प्लेसमेंट, आप ये मान के चलिए अपने जानने वालों से पैसा लिया है, अपने जानने वालों से, अभी के लिए इतना मान के चलिए। सो इक्विटी शेयर्स। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जो फ्यूचर में जाकर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाती है, जो फ्यूचर में जाकर कहां कन्वर्ट होती है? इक्विटी में। कन्वर्टेबल के अंदर हो सकता है आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो, ठीक है, और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो। कन्वर्टेबल क्या हो? डिवेंचर्स हो। इसका मतलब क्या है? जब ये इशू करे गए थे तब तो ये प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स थे, लेकिन फ्यूचर में कुछ साल बाद जाकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी, इस कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दूसरी यहां पर आती है बेटा नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। दूसरी कौन सी आती है बेटा? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। आपने पैसा उठाया किससे? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में क्या आएगा? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडम्पशन पीरियड खत्म होकर, जितने सालों के लिए पैसा लिया था वो ईयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उनका पैसा हम रिटर्न कर देंगे, बदले में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब जब डिबेंचर का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उनका प्रिंसिपल अमाउंट क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। यहां तक क्लियर है? यस सर। क्या कहा मैंने? अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, पैसा उठा सकती हो पब्लिक ऑफर से, प्राइवेट प्लेसमेंट से, पैसा उठा सकती हो पब्लिक ऑफर से, प्राइवेट प्लेसमेंट से। पब्लिक ऑफर से आप कोई भी सिक्योरिटी करोगी तो लॉ कहता है आपको स्टॉक एक्सचेंज पर उन सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना क्या हो जाता है? मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन वॉलेंट्री के केस में मैंडेटरी नहीं होता। बट यानी जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो तो उस केस में बेटा मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो तो उस केस में मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो क्या इन केसेस में वॉलेंटरी, क्या इन केसेस में वॉलेंटरी लिस्टिंग करा सकती है? बिल्कुल। यानी अगर तुम चाहो, मैंडेटरी तो नहीं है, बट अगर तुम चाहो तो स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर वॉलेंटरी क्या करा सकती हो?
लिस्ट करा सकती हो, वॉलंटरी क्या करा सकती हो, लिस्ट करा सकती हो। यहां तक क्लियर? यस सर, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, प्राइवेट कंपनी पर। वहां पर जगह नहीं थी इसलिए नेक्स्ट पेज पे ले आया मैं। प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। वैसे तो मैं ये डिस्कशन नॉर्मली थर्ड चैप्टर कराने के बाद करता हूं, बट मैं ये फास्ट ट्रैक है एज्यूम करके कि आपको थोड़ा तो उस चैप्टर के बारे में पता होगा, थोड़ा तो पता होगा प्रोस्पेक्टस क्या, और इसीलिए मैंने ये टॉपिक यहीं पर कवर कराने की सोची है। नॉर्मली ये टॉपिक कब कवर होता है? जब हम चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर चुके होते हैं, तब मैं आपको लिस्टेड कंपनी के बारे में बताता हूं और अनलिस्टेड कंपनी के बारे में बताता हूं। बट यहां पर मैंने ये प्रिजम्पशन ली है कि आपको चैप्टर 3 का आपने फास्ट ट्रैक बैच लिया है, तो चैप्टर 3 के बारे में आपको कुछ तो पता होगा कि पब्लिक ऑफर क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। आपको ये अनजाना सा नहीं लग रहा होगा, अनजाना सा। अगर आपको अनजाना सा लग रहा है तो फिर आप ये वाला डिस्कशन मैं सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर 3 खत्म होने के बाद देखना, ठीक है। चलिए, प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी हम जान गए जिसके आर्टिकल्स में 3 बातें लिखी होती हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक ऑफर ला सकती है? क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर ला सकती है? द आंसर इज नॉट अलाउड। द आंसर इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है उसका पर्पस अब आप जानते हो क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शन लिखी हुई है। और मैं अगर बात करता हूं प्राइवेट प्लेसमेंट की, क्या कंपनी अपने जानने वालों से प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। चलो, प्राइवेट प्लेसमेंट हम किसका ला सकते हैं? या तो इक्विटी शेयर्स का ला सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर्स का ला सकते हैं, या तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का ला सकते हैं। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में कौन सी आएगी बेटा? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में आती है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में आती है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इनका क्या मतलब है सर? कन्वर्टेबल का मतलब है कि ये फ्यूचर में जाके इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लास्ट आता है मेरे बच्चा नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। लास्ट क्या आता है मेरे बच्चा? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। लास्ट क्या आता है मेरे बच्चा? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करता हूं, सर इधर हो जाओ, चार्ट में नहीं दिख रहा है, अरे यार ये बड़ी दिक्कत है। अब दिखेगा, ठीक है, हो जाता हूं। चलो, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब ध्यान से सुनना, पब्लिक ऑफर कंपनी नहीं कर सकती है, सुनते चलना जो मैं कह रहा हूं। प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है। यहां तक क्लियर है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है, ठीक है सर, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। क्या ये प्राइवेट कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को वॉलेंटरी लिस्ट करा सकती है? मतलब अपनी मर्जी से जाकर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के एग्जांपल क्या होते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या वहां जाकर बेटा लिस्ट करा सकती है कि नहीं करा सकती है? क्या वहां जाकर लिस्ट करा सकती है कि नहीं? सोच कर बताओ। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में सोचना, अगर ये शेयर लिस्ट हो गया तो क्या ये इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएगा? जबकि प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफर पे, आर्टिकल्स की पहली कंडीशन। दूसरा, अगर ये इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो जाएगा तो क्या इस कंपनी में मेंबर्स 200 तक पे कंट्रोल रख पाओगे? कोई भी किसी को भी शेयर बेचेगा तो 200 मेंबर्स हैं या नहीं है मैक्सिमम, उस पर कंट्रोल रख नहीं पाओगे। और इसीलिए आप इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स को क्या नहीं करा सकते? कैन नॉट बी वॉलंटरी लिस्टेड। आप इस रीजन की वजह से इन्हें कैन नॉट बी वॉलंटरी लिस्टेड। मुझे बताओ, ये जो रेस्ट्रिक्शन थी सिर्फ इक्विटी शेयर्स पर थी या प्रेफरेंस शेयर पर? वहां पर सिर्फ जो रेस्ट्रिक्शन थी
वो शेयर्स पे रखी हुई है ट्रांसफर पे या सिर्फ इक्विटी शेयर? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में सर शेयर्स वर्ड यूज करा है, यानी ना तो प्रेफरेंस शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है प्राइवेट कंपनी के और ना ही इक्विटी शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर चाहे कन्वर्टेबल हो चाहे नॉन कन्वर्टेबल हो, ये भी वॉलेंटरी लिस्ट नहीं हो सकते, कैन नॉट बी वॉलेंटरी लिस्टेड, कैन नॉट बी वॉलेंटरी लिस्टेड, कैन नॉट बी वॉलेंटरी लिस्टेड। कोई दिक्कत? नो सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर क्या ये कंपनी अगर चाहे तो अपने कन्वर्टेबल डिबेंचर फ्यूचर में किस में कन्वर्ट होंगे? कंपनी के इक्विटी शेयर्स में। अगर हम इन्हें आज वॉलेंटरी लिस्ट कर देंगे, कल को ये इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, तो क्या नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स पे अगर मान लो 1000 हो गए, नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर अगर 1000 लोग हो गए और वो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, तो 200 की लिमिट कैसे ये कंपनी कंप्लाई करेंगी? इसीलिए कन्वर्टेबल डिबेंचर क्योंकि फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए इनको भी कंपनी क्या नहीं कर सकती है? कैन नॉट बी वॉलेंटरी लिस्टेड। ये कंपनी वॉलेंटरी इन्हें लिस्ट नहीं कर सकती। और लास्ट आता है बेटा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की अगर मैं बात करता हूं, कौन सी बात करता हूं? नॉन कन्वर्टेबल, थोड़ा इधर हो जाता हूं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की अगर मैं बात करता हूं, तो इस केस में आप मुझे बताइए, क्या ये फ्यूचर में जाकर शेयर्स में कन्वर्ट होंगे? नहीं। क्या ये फ्यूचर में जाकर शेयर्स में कन्वर्ट होंगे? नहीं होने वाले। क्या होने वाला है? ये रिडीम हो जाएंगे, इनका पैसा डिबेंचर्स का कुछ सालों बाद क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। कुछ सालों बाद इनका पैसा क्या कर दिया जाएगा बेटा? वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या प्राइवेट कंपनी इन्हें वॉलेंटरी लिस्ट करवा सकती है? क्या प्राइवेट कंपनी इन्हें वॉलेंटरी लिस्ट करा सकती है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। लेकिन सर ये तो पब्लिक को ऑफर नहीं किया, प्राइवेट प्लेसमेंट किया था। जब डिबेंचर इशू करे थे वो पब्लिक को नहीं, वो प्राइवेटली दिए गए थे। अब बस उन्हें लिस्ट कराया जा रहा है, तो यस इट कैन बी वॉलेंटरी लिस्टेड। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो वॉलेंटरी लिस्ट करवा सकती है अपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी तो सारी सिक्योरिटीज को लिस्ट करा सकती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर टॉपिक पे आओ, आप खो जाते हो। आ रहा हूं ना यार, टॉपिक आ रहा हूं। क्या बोला इन्होंने, ध्यान से सुनना, एक एक लाइन एक एक वर्ड समझना, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाई चांसेस हैं कि आपको इस पर 4 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसीलिए हमने इतना डिटेल में डिस्कशन किया है। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी कोई भी सिक्योरिटी मतलब चाहे फिर वो शेयर हो चाहे फिर वो डिबेंचर हो, अगर आपकी कंपनी का कोई भी शेयर या डिबेंचर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, अगर आपकी कंपनी, यहां पर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल बीएससी, फॉर एग्जांपल एनएससी, ठीक है। अगर लिस्टेड है तो हम आपकी कंपनी को क्या मानेंगे? लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। आपकी कंपनी को कौन सा दर्जा दिया जाएगा इस एक्ट में? लिस्टेड कंपनी का दर्जा दिया जाएगा, प्रोवाइडेड, लेकिन एक एक्सेप्शन है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब आ गया एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? कि अगर आप वो कंपनी हो जिसको रूल्स में प्रिस्क्राइब करा है, किसने प्रिस्क्राइब करा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने प्रिस्क्राइब करा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किससे बात कर कर? सेबी से बात कर कर, कि हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। यानी नॉर्मल रूल यह है कि अगर आपकी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, अगर आपकी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है,
तो हम आपको लिस्टेड कंपनी का दर्जा देंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर रूल में बोल दिया कि हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानने वाले, तो आप लिस्टेड कंपनी नहीं माने जाओगे। और रूल्स में देखो कौन कौन सी कंपनियों को नहीं किया, प्लीज ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर बाद में आपको ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखो, अकॉर्डिंग टू रूल्स इन कंपनियों को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी से बात करके इन कंपनियों को लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यानी इन कंपनियों को क्या माना जाएगा, इन कंपनियों को इस एक्ट में दर्जा दिया जाएगा इन अनलिस्टेड कंपनी का। कौन सा, अनलिस्टेड कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। सबसे पहला बात हुई है पब्लिक कंपनी, इसकी बात हुई है पब्लिक कंपनी। अगर तुम्हारी कंपनी, अगर तुम एक पब्लिक कंपनी हो और तुम्हारे इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, पब्लिक कंपनी अगर तुम्हारे इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू करे थे, उनको वॉलेंटरी लिस्ट करा लिया, तो हम तुम्हें लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। आ जाओ चार्ट में। यानी ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं इसकी बात, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, हम तुम्हें क्या नहीं मानेंगे, हम तुम्हें लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, हम तुम्हें लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। ऐसा रूल्स में कहा कि पब्लिक कंपनी अगर तुमने कोई नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट पर इशू करे थे और बाद में उन्हें वॉलेंटरी लिस्ट करा लिया, तो हम तुम्हें, भले ही तुम्हारे डिबेंचर्स लिस्टेड हैं, मानते हैं, लेकिन हम तुम्हें इस एक्ट के अंदर लिस्टेड कंपनी के नाम से नहीं बुलाएंगे, हम तुम्हें इस एक्ट के अंदर लिस्टेड कंपनी के नाम से नहीं बुलाएंगे। सेकंड पॉइंट, पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, लेकिन तुमने अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जो फ्यूचर में जाकर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, रिडीम मतलब आप उनका पैसा रिटर्न कर दोगे, जो आपने कहां इशू करे थे, प्राइवेट प्लेसमेंट पर इशू करे थे। और आपने अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू करे थे तो, और बाद में आपने उन्हें क्या करवा लिया, वॉलेंटरी लिस्ट करा लिया, तो हम मानते हैं कि तुम्हारे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो लिस्टेड तो हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें लिस्टेड कंपनी का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि तुम इस रूल में फॉलो हो रही हो। यानी किसकी बात हो रही है बेटा, इस पॉइंट की बात हो रही है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अगर लिस्ट है, अगर तुमने वॉलेंटरी लिस्ट कराए हैं, तो भी हम तुम्हें क्या नहीं मानेंगे, लिस्टेड कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। बट अगर तुमने ये वाले वॉलेंटरी लिस्ट कराए, ये वाले वॉलेंटरी लिस्ट कराए, या ये वाले वॉलेंटरी लिस्ट कराए, इन तीनों केसेस में अगर तुम वॉलेंटरी लिस्ट करा लोगी, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, लिस्टेड कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। बट इन दोनों केसेस में तुम्हें लिस्टेड कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और अगर तुम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिक ऑफर लेकर जाती हो, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं, पब्लिक ऑफर लेकर जाती हो, वहां तो तुम्हें मैंडेटरी है, चाहे तुम कोई भी सिक्योरिटी लो, तुम्हें कौन सा दर्जा दिया जाएगा, लिस्टेड कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। तो पब्लिक कंपनी को सिर्फ दो केसेस में लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाता, भले ही उसकी सिक्योरिटीज लिस्ट हो, जब उसने प्राइवेट प्लेसमेंट वाले अपने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करा लिया हो वॉलेंटरी। इन दो केसेस में, सर क्या पढ़ा रहे हो सर, कद्दू हो गया सर आज की क्लास, तो दूसरी क्लास में आपने हमारा कद्दू कर दिया। ये आपको कद्दू तब लगेगा अगर आपको थर्ड चैप्टर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगी। तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पहले थर्ड चैप्टर देख लेना चाहिए, तो ये वाला डिस्कशन आप स्किप करके, मैंने आपको पहले भी बोला थर्ड चैप्टर जब कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको ये जो चीज है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट एक्सेप्शन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है बेटा, प्राइवेट कंपनी
अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो और तुमने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू कराए थे उनको वॉलेंटरी लिस्ट करा लिया, मतलब कौन से केस की बात कर रहे हैं बेटा, ये वाले केस की बात कर रहे हैं कि तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया था, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का किया था और वो तुमने वॉलेंटरी लिस्ट करा लिया, तो भी हम तुम्हें क्या नहीं मानेंगे, हम तुम्हें लिस्टेड कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर तो कर ही नहीं सकती थी, तो उसे वहां पर लिस्टिंग नहीं हुई। इन सारे केस में भी वो वॉलेंटरी लिस्ट नहीं कर सकती। इन सारे केसेस में सिर्फ एक केस था जहां पर वो वॉलेंटरी लिस्ट कर सकती थी, वहां पर अगर वो वॉलेंटरी लिस्ट कर भी देती है तो भी उसे लिस्टेड कंपनी का दर्जा दिया ही नहीं गया। यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टेड कंपनी हो ही नहीं सकती, कभी भी लिस्टेड कंपनी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, ओके। ये लास्ट पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी एप्लीकेबल नहीं है। इतना पॉइंट आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आई होप इतना यहां पर आपको इनफ होगा। नहीं सर थोड़ा सा और पढ़ा दो, चलो तुम कह रहे हो तो थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं, 2 मिनट पानी पी लेते हैं फिर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन, आज एक और डेफिनेशन कर लेंगे फिर खत्म कर देंगे आज की क्लास। आज ज्यादा हैवी हो गया क्या? कल मोस्टली आपको चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, समझ लेना। एक बार ही समझ गए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट कंपनी बनने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। कितने तरीके होते हैं बेटा? मेथड 1, मेथड 2। 2 तरीके होते हैं बेटा गवर्नमेंट कंपनी बनने के, और प्लीज इन दोनों तरीकों को मिक्स मत करना, वरना एग्जाम में बेटा पछताओगे। वरना एग्जाम में क्या करोगे? पछताओगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं मेथड 1 और मेथड 2 की, ठीक है। मेथड 1 में मेरे बच्चा, मेथड 1 में बच्चा, मेथड 1 कहता है कि मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 51% ऑफ पेड अप, मिनिमम 51, यहां मोर देन 50 नहीं है, मिनिमम 51% है ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, या तो मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो हम इस कंपनी को क्या देते हैं? गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा देते हैं। फटाफट से बस एग्जांपल देखते जाना, जो मैं बना रहा हूं आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ए लिमिटेड के अंदर, ये इस कंपनी के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर 50.50% होल्ड करती है, 50.50% होल्ड करती है। जल्दी बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं? नहीं, क्योंकि मिनिमम कितना होना चाहिए? 51% होना चाहिए। सो नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर 51% होल्ड करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर इस केस में गवर्नमेंट कंपनी, इस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। कौन सा मेथड लगा रहे हैं? मेथड 1 लगा रहे हैं, अभी तक हमने मेथड 2 पढ़ा नहीं है, मेथड 1, मेथड 1। नेक्स्ट आता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस कंपनी के अंदर 80% होल्ड करती है, तो अब तुम्हारा आंसर क्या होगा? अरे सर अब मत सिखाओ, समझ गए हम, गवर्नमेंट कंपनी होगी, क्योंकि मिनिमम 51% हो चाहिए होता है। चलो ग्रेट। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी की
स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी की स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी की स्टेट गवर्नमेंट मिलकर क्या करती हैं, इस कंपनी के अंदर होल्ड करती है। मान लीजिए ये 30% करती है, ये 30% करती है, तो कितना हो गया, टोटल गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रही है, 60। बाकी कौन कर रहा है, बाकी अदर लोग कर रहे हैं, हमें उनसे कोई नहीं लेना देना। बाकी के 40% कौन होल्ड कर रहा है, करने दो, अदर लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 60% आ गया। नहीं तो फिर आप डाउट में डालोगे सर बाकी के 40% कहां गए, ये तो टोटल 100 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये मिनिमम 51% हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिला के? द आंसर इज यस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। इसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट, गोवा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये तीनों मिलकर इस कंपनी के अंदर 20%, 20% और गोवा के स्टेट गवर्नमेंट 1%। जल्दी से बता दो इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? सो अगेन मेरे बच्चा, दिस कंपनी को क्या माना जाएगा, 20 + 20 40 + 1 41%। क्या 51 हो रहा है? द आंसर इज नो, 51% नहीं हो रहा। तो अगेन नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि मिनिमम कितना होना चाहिए था, 51% होना चाहिए था। मिनिमम क्या होना चाहिए था, 51% होना चाहिए था। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए यूपी की स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इस कंपनी में ये 30% होल्ड करती है और ये 21% होल्ड करती है, मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है। तो क्या होगा, तो बेटा इस केस में हम इसे क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि दोनों का मिलाकर कितना आ रहा है, 30 + 21 51 आ रहा है। सो गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी यहां पर आएगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट आता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ले लें, एमपी की स्टेट गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 50.50% होल्ड करती है। बताइए गवर्नमेंट कंपनी या नहीं? नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि मिनिमम कितनी होनी चाहिए बेटा, मिनिमम 51% होनी चाहिए। आई होप आपको मेथड 1 क्लियर हो गया होगा। इतना सिंपल है। मेथड 1 सेज मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ये वाला एग्जांपल, या तो स्टेट गवर्नमेंट यानी ये वाला में मैंने लिया नहीं है शायद सिंगल वाला एग्जांपल, बट अगर आप यहां पे 60% कर लोगे तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट। मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट मतलब ये वाला एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे आप टोटल करके चेक कर सकते हो कि मिनिमम 51% हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज मेथड नंबर 1, क्लियर। मेथड नंबर 2 कहता है, मेथड नंबर 2 कहता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हो, अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हो, तो हम आपको भी क्या बोलेंगे, हम आपको भी गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस दर्जा दे देंगे। हम आपको भी क्या कर देंगे, गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस दे देंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हो तो हम आपको गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस दे देंगे, ठीक है। ओके सर। सब्सिडियरी हो इसका मतलब क्या है, 2 मेथड्स। आपको याद है कि सब्सिडियरी बनने के 2 मेथड्स, अरे लास्ट क्लास में सिखाया था ना यार। मेथड नंबर 1, या तो कंट्रोल करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो कंट्रोल करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या आप होल्ड करते हैं मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। चलिए ओके सर, चलते हैं एग्जाम्पल मेथड 2 के। सर थोड़े से एग्जाम्पल ले लीजिए। अब यहां पर बेटा तुम्हारा जो है दिमाग लगना चाहिए। अगर तुम यहां पर दिमाग लगा लिए तो ठीक है, अगर नहीं लगा पाए तो ये मेथड तुम्हारा मिक्स मत करना, बट लेकिन मेथड 2 को मेथड 1 के साथ मिक्स नहीं करना है। ध्यान से सुनना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कंपनी 1 है और ये कंपनी 2 है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी 1 के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी 1 के अंदर होल्ड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी 1 के अंदर होल्ड करती है 60%, और कंपनी 1 कंपनी 2 में होल्ड करती है 60%। आपको बताना है कंपनी 1 गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं और कंपनी 2 गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। ये मेरे बच्चा आपको बताना है, ये मेरे बच्चा आपको बताना है, ठीक है सर। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा,
सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी वन, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी वन और कंपनी टू। सबसे पहले यहां पर मेथड वन लगाओगे या मेथड टू? यहां पर हम मेथड वन से चेक करेंगे क्या मिनिमम 51% है। यस, तो इसको क्या बोलेंगे? यस, गवर्नमेंट कंपनी है। क्यों? बिकॉज ऑफ मेथड वन, बिकॉज ऑफ मेथड वन। सेकंड वाला मुझे बताओ, क्या ये कंपनी गवर्नमेंट, देखो इसमें तो गवर्नमेंट कुछ होल्ड भी नहीं करती है, डायरेक्टली कुछ होल्ड कर रही है कि गवर्नमेंट इस कंपनी में? नहीं। आप बताओ क्या इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे या नहीं? तो आपको इससे चेक करना पड़ेगा क्या ये कंपनी इस कंपनी की सब्सिडियरी है या नहीं है। अगर ये कंपनी इस कंपनी की सब्सिडियरी होगी तो उस केस में हम मानेंगे कि आप तो एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हो, तो हम आपको भी गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा दे देंगे। तो 60% है। क्या मैं कह सकता हूं द आंसर इज यस, कंपनी टू भी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है बिकॉज ऑफ मेथड टू, बिकॉज ऑफ मेथड टू। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी वन के अंदर 50.50% होल्ड करती है और कंपनी वन कंपनी टू के अंदर 60% होल्ड करती है। आप बताइए कंपनी वन गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है और कंपनी टू गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, कंपनी वन गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है और कंपनी टू गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? सोचो सोचो सोचो। सबसे पहले कंपनी वन बताइए गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? तो अगर आप मेथड वन से देखोगे तो मेथड वन में कितना चाहिए होता है? मिनिमम 51% चाहिए होता है। क्या यहां पर मिनिमम 51% है? द आंसर इज नो। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज ऑफ दिस दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। ये कौन से मेथड से चेक करा? मेथड वन से हमने चेक करा, मेथड वन से हमने चेक करा। नेक्स्ट आता है बेटा कंपनी टू। मुझे बताओ क्या कंपनी टू इसकी सब्सिडरी है कि नहीं? द आंसर इज यस, कंपनी टू इज सब्सिडरी ऑफ कंपनी वन। कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी तो है कंपनी वन की, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए तुम्हें एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होना चाहिए। क्या कंपनी वन एक गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज नो। क्योंकि कंपनी वन एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी वन एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो भले ही आप उस कंपनी की सब्सिडरी हो, लेकिन हम आपको गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दे सकते, क्योंकि फॉर बिकमिंग अ गवर्नमेंट कंपनी यू नीड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तुम कंपनी वन की सब्सिडरी हो, बट क्या कंपनी वन एक गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज नो। एंड इसीलिए कंपनी टू इज नॉट अ इट इज अ सब्सिडरी कंपनी बट इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ना यहीं पर उड़ गए होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो बेसिक्स में मानने हैं ना, जिनके जो दोनों मेथड्स को मिक्स कर रहे होंगे, वो यहां पे उड़ चुके होंगे। वो कह रहे हैं क्या हो रहा है, अरे क्या करा दिया, मेरे तो सांस भी नहीं आ रही भैया। लास्ट एग्जांपल, मजा ही आ जाएगी बेटा, मजा ही आ जाएगी। ले 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 ले। बताओ कंपनी वन और कंपनी टू कौन सी गवर्नमेंट कंपनी और कौन सी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है? फटाफट से बता दो। लास्ट है, लास्ट है, इसके बाद होमवर्क दूंगा, छोड़ दूंगा। सोच लिया? मुझे बताओ क्या ये मिनिमम 51% है? यस। क्या ये मिनिमम 51% है? यस। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस, गवर्नमेंट कंपनी दिख रहा है ना आपको? हाँ, यस गवर्नमेंट कंपनी है, बट कौन से मेथड से? मेथड नंबर वन से। यस ये गवर्नमेंट कंपनी है, बट कौन से मेथड से? मेथड नंबर वन से। नेक्स्ट आता है क्या कंपनी टू कंपनी वन की सब्सिडरी है या नहीं है? पहले ये चेक करना है हमें, क्या कंपनी टू कंपनी वन की। अब एक बच्चा कहेगा सर ये 51% नहीं है,
इसीलिए ये सब्सिडरी नहीं है। बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, हो सकता है लैपटॉप या मोबाइल से निकल के मारूं। क्यों? कल जब सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन गा गा के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई थी, तो वहां पर मैंने आपको 51% सिखाया था या मोर देन 50% सिखाया था। सब्सिडरी कंपनी, दो मेथड्स, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और सेकंड मोर देन 50%, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो इस केस में मेरे बच्चा क्या होगा? इस केस में हमें 51 सब्सिडरी के लिए 51 चेक नहीं करना होता। डोंट मिक्स मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 2 में सब्सिडरी कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी में सिर्फ मोर देन 50 है कि नहीं, ये चेक करना है। तो यस, इट इज सब्सिडरी ऑफ कंपनी 1। ये कंपनी 1 की सब्सिडरी है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या कंपनी 1 जो है गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। अभी तो आपने ऊपर निकाला था कंपनी 1 गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कंपनी 2 जो है ना वो सब्सिडरी है एक गवर्नमेंट कंपनी की, और इसीलिए यस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। यस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से मैं पढ़ देता हूं। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच मिनिमम, नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है बेटा? मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। ये हो गया आपका मेथड 1। और दूसरा मेथड, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। फिर एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, इस एक्सप्लेनेशन को हम कवर करेंगे, कवर्ड इन चैप्टर 4। ठीक है, नोट्स में लिख लेना, बट मैं एक्सप्लेन इसे चैप्टर 4 में करूंगा, क्योंकि हो सकता है अभी आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का आइडिया ना हो। वैसे तो होना चाहिए, अगर आप फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हो एटलीस्ट कुछ तो पता होना चाहिए, बट हम ये मान रहे हैं कि अभी आपको इसका आइडिया नहीं है, तो कवर्ड इन चैप्टर 4। तो सर चलिए फिर फटाफट से दे दीजिए। सर क्या दे दूं बेटा? सर होमवर्क दे दीजिए। चलिए होमवर्क दे देते हैं, 2 डेज होमवर्क। सबसे पहला होमवर्क क्या रहेगा? आपको बनाने हैं हैंड रिटन नोट्स। कहां से बनाने हैं? पीडीएफ आपके पास अपलोडेड है। जो टॉपिक आज पढ़ाए हैं उन्हें बस अपने हैंड रिटन नोट्स में क्या कर लेना? कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए आज? फटाफट पहले टॉपिक से देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कॉपी करने हैं। फटाफट से टॉपिक्स देख लेते हैं भैया। सबसे पहले आज आपको पढ़ाया था प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया आज भैया दूसरा टॉपिक क्या था? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, दूसरा था लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। उसके अलावा कौन सा टॉपिक था? उसके अलावा लिस्टेड कंपनी। सर आपने अनलिस्टेड तो बताया नहीं बेटा, जो कंपनी लिस्टेड नहीं होती है वो कंपनी अनलिस्टेड होती है, सिंपल है यार। ठीक है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको क्या करने हैं? हैंड रिटन नोट्स में हमारी जो पीडीएफ अपलोडेड है उससे लिख लेना। वही सेम कलर लिखना, ब्लू पेन और रेड पेन इस्तेमाल करके आपको लिखना है। ब्लू पेन और रेड, जो मैंने रेड में लिखा है वो रेड में लिखना है, जो ब्लू में लिखा है वो ब्लू में लिखना है। ब्लू और रेड पेन के इस्तेमाल करके आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, ओके सर। सर क्वेश्चन में कौन कौन सा होमवर्क में दोगे आज? दे रहा हूं ना, अबे रुक जाना भाई, कहां भागे जा रहा है? आज तेरा देखो मैंने यहां पर टॉपिक लिख दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमें देते हैं, हम लोग प्राइवेट कंपनी पढ़ चुके हैं ना? हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो कल दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, बस क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क में रहेगा। चलिए, तो सेकंड होमवर्क क्या है?
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना होगा डिस्कशन गुरप्रीत सर के लास्ट लेक्चर में जाके देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बेटा क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाकी के टॉपिक्स हम कब खत्म करेंगे सर? बाकी के टॉपिक्स आप खत्म करा देना कल ही हमारा जो जितना भी हमें इस चैप्टर 1 में करना था वो कल निपट जाएगा। उसके बाद हमारा एक सेशन आएगा एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर वाला, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय।